नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। और आप उनको देख के समझ गए होंगे, आज आपको सारी सियासी अंदर की बातें पता चलेंगी। तो आज राजनीति में क्या कानाफूसी चल रही है, इसकी चर्चा हम करेंगे। बहुत सारे विषय मेरे पास हैं, एक एक करके उसके पीछे की खबर आपको देवेंद्र देते जाएं। तो देवेंद्र, शुरुआत करें। जो आज विवाद बना हुआ है, राहुल गांधी ने जर्मनी में जो कुछ बोला उसको लेकर के, जैसे उन्होंने कहा चुनाव चोरी हो गए हमारे महाराष्ट्र का और हरियाणा का, सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा है, सारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। मतलब कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन उनका कहना विदेश जर्मनी में जाके कि भाजपा एलिमिनेट करना चाहती है संविधान को, और बहुत लोग हैं भारत में जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, और हम एक ऑपोजिशन यूनिटी क्रिएट करके नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मतलब उन्होंने एक तरीके से जो पुरानी बातें थी वो तो कहीं कहीं एक रिजॉल्व ये कि हम अब अपोजिशन यूनाइट होकर के नरेंद्र मोदी को हटाएगा। और वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस भी था सौरभ, जिसमें हो गए थे, जिसमें अपोजिशन के दुनिया के दूसरे देशों के अपोजिशन के बहुत सारे लीडर भी वहाँ पे मौजूद थे। और उस तरह के माहौल में जाहिर तौर पर राहुल गांधी वो अपना नैरेटिव जो कि पुराना वो चलाते रहते हैं, उसी को लेके गए। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि एक बहुत सारी रिपोर्ट आई कि कांग्रेस की फंडिंग कितनी रही, बीजेपी की फंडिंग कितनी रही। तो जाहिर तौर पे देश में अब उनको फंडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा शायद ये उम्मीद नहीं रही होगी। विदेशों में ऐसे जाके बार बार बोलना और इस तरह की चीज़ों को कहना, और वहाँ पे संभव है कि उन लोगों की तरफ से कोई फंडिंग हो, कुछ इससे पॉलिटिकल फंडिंग हो, कुछ इस तरह की चीज़। इसका उद्देश्य विदेश में जाके सब बातें करने का फंडिंग हो सकता है निश्चित तौर पर। और क्या कारण होगा इस तरह की चीज़ें बार बार वहाँ पे जाके? वो कोई आपके वोटर हैं, जैसे यहाँ पे ग्राउंड पे जाके आप कहो तो बात समझ में आती है, वहाँ जाके क्यों कह रहे हो? सरकार जाके वहाँ पे इस बात को कहती है इस लिहाज से कि उसने निवेश बुलाना होता है, इन्वेस्टमेंट आप बुला रहे होता है। अपोजिशन का लीडर विदेश जाके क्या करेगा? नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री बनना था, जब यूपीए की यहाँ सरकार थी, तो विदेश में जाके थोड़े कांग्रेस की सरकार के बारे में बोलते थे। वो तो देश में छोटे छोटे जगहों पर, हर राज्य में लोकल लेवल पर जाके इस बात को कहते थे कि हाँ ये सरकार कैसे करप्ट है, या बाकी जो भी आरोप उनको लगाने होते थे। तो उस काम को करने के बजाय राहुल गांधी ये जो कहते हैं, और वहां पर फिर बीजेपी को मौका मिल जाता है कि सोरोस को लेके कि भाई वो आरोप लगाना, कहा कि सोरोस से संबंधित किसी व्यक्ति से उनकी हाँ, मुलाकात और कराई अच्छा गई। बहुत सारी इंस्टीट्यूशन ऐसी चलती हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फंडिंग करती है। फंडिंग का मतलब ये नहीं है कि सीधे वो कांग्रेस पार्टी को फंड कर दे। जैसे यहाँ पे कई सारे आप प्रोटेस्ट और अब देखते होंगे, उस प्रोटेस्ट के बारे में पिछले दिनों में जब मैंने गृह मंत्रालय के एक बड़े व्यक्ति से पूछा, बड़े अधिकारी से पूछा कि ये जो प्रोटेस्ट अचानक होता है कि छोटे किसी जगह पर हुआ और बहुत सारे लोग वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें सक्रियता से बढ़ने लगी पूरे एक डिजाइन के तहत, तो उनका ये कहना था कि ये एनजीओ के मार्फत, ये बहुत सारे जो एनजीओ होते हैं जिनको लेकर गृह मंत्रालय ने बहुत सख्ती की थी हाल के सालों में, वो उनके मार्फत ये ऑपरेट होता था। यहाँ तक कि चाइना, ये नेपाल में भी जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया गया कि कई यूरोप और अमेरिका के अलग अलग इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने वहाँ पे फंडिंग की थी, जिसके द्वारा ये हुआ था। बहुत सारे एनजीओ पर सरकार ने लगाम भी लगाई है, लाइसेंस कई के। हाँ, उसके पीछे वजह यही थी कि जब पड़ताल की गई, और ये सौरभ सबसे ज़्यादा शुरुआत हुई थी तब जब दिल्ली वायलेंस हुआ। ओके। और उसके बाद जब गृह मंत्रालय ने उसमें पड़ताल करानी शुरू की तो पता चला कि इसके पीछे कौन कौन थे। तो ये उस सवाल का जवाब था कि आपको भी लगता होगा राहुल जी विदेश जाकर के ये सब बातें क्यों कहते हैं लगातार? उनके प्रोग्राम जो हैं वो हर कुछ वक्त में, हर कुछ हफ्तों में लगने लगे हैं विदेश के। दूसरा, अब एक बाइनरी बननी शुरू हो गई है, नितिन नवीन वर्सेस राहुल गांधी भी। बीजेपी के जो नए अध्यक्ष बने हैं अभी, उन्होंने भी रिएक्ट किया राहुल गांधी की बातों पर, कहा कि ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, भारत को जाकर के इन्होंने बदनाम किया। तो नितिन नवीन भी अब आ गए अध्यक्ष के रोल में, मतलब दिखने लगे हैं। निश्चित तौर पर सौरभ, और दिखना ही होगा, क्योंकि पार्टी ने अगर इतना बड़ा भरोसा किया है तो उस भरोसे को आपको जमीन पे उतारना होगा। और नितिन नवीन क्योंकि उम्र भले ही 45 साल है, लेकिन 5वीं बार के विधायक, और ऑलरेडी जो पॉलिटिकल एक्यूमेंट जिसे कहते हैं वो बहुत शार्प है। जैसे उनको आप देखें कि पहला दौरा उन्होंने तय किया कि पुडुचेरी जाना है, मतलब मिशन दक्षिण भारत जो बीजेपी का आगे का एजेंडा है वहीं से वो शुरुआत कर रहे हैं, तो मिशन साफ दिख रहा है। दूसरा, पॉलिटिकल अटैक तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी पर इस लिहाज से बहुत आसानी से कर सकते हैं कि नितिन नवीन का कार्यकारी अध्यक्ष बनना, सौरभ, युवाओं के लिहाज से सोचिए, युवा कार्यकर्ता के लिहाज से, कि बीजेपी के हर एक युवा कार्यकर्ता को पार्टी के सिस्टम ये संदेश दे दिया कि कुछ भी हो सकता है। आज नितिन नवीन हो सकते हैं, कल तुम भी हो सकते हो। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में आप देखें तो वहाँ पर ये समस्या आपको नजर आएगी। तीखा बोलने में नितिन नवीन कैसे हैं? बहुत तीखा नहीं बोलते हैं वो। अच्छा। बहुत ज़्यादा वो पर्सनैलिटी में उनके अभी तक तो नहीं रहा है, तो आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन नितिन नवीन की स्टैंड लेने की अगर आप बात करें तो स्टैंड लेने वाले में से जाने जाते हैं। और ये जैसे 2006 में पहली बार विधायक बने सौरभ, और आपको याद होगा कि उस समय जेडीयू और बीजेपी की सरकार थी और नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत ज़्यादा तनातनी रहती थी। तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ भी तब विवाद हो अगर, तो नितिन नवीन भी अपना से रखते थे वहाँ पे, वो अपनी बात कहते थे। जैसे नरेंद्र मोदी के बर्थडे मना लेना, और
वो शिरकत कर लेना। तो उस तरह के पॉलिटिक्स में मतलब ऐसा नहीं है कि स्पाइनलेस आमतौर पे एक होता है ना, वो कहते हैं पॉलिटिक्स जो वाली जिस नहीं है। इश्तिहार पे अखबारों में नीतीश कुमार नाराज हुए थे वो इन्होंने नहीं, वो नहीं था। वो तो सूरत और वहाँ के पटना के एक व्यक्ति और सूरत मगर ये मोदी जी के लिए तब स्टैंड लेते थे जब नीतीश जी कंफर्टेबल नहीं थे उनके हाँ, तो जैसे उस समय बड़े चेहरे थे गिरिराज सिंह, अश्वनी चौबे, इस तरह के नेता नरेंद्र मोदी के लिए स्टैंड लेने में और उस गुट में शामिल रहते थे वहाँ पे। वैसे आज पटना में ही थे नितिन नवीन, उनका वहाँ स्वागत हो रहा था, एक रोड शो भी उन्होंने वहाँ पर किया। बिहार की बात चलिए तो एक कुछ तस्वीरों की बड़ी चर्चा, मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा और प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से उनका मिलना, लेकिन चर्चा इस बात की ज्यादा है कि अकेले मुख्यमंत्री नहीं थे, उनके साथ लल्लन सिंह थे जो सांसद हैं और दूसरा सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं बीजेपी के, उप मुख्यमंत्री, वो भी उनके साथ में थे। बिल्कुल सौरभ, और हर फ्रेम में आप देखिए तो नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी रहें, ये बीजेपी इसकी पूरी कोशिश कर रही है कि वहाँ पे दिखें। और जाहिर तौर पे बीजेपी का मकसद समझा जा सकता है कि भाई अपने लीडरशिप को भी वो उतनी ही ताकत देना चाह रही है जितना जेडीयू के लीडर ये एस्टैब्लिश कर देना चाहती है कि इनके सक्सेसर यही हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के रोड मैप के और एजेंडे के हिसाब से आगे देखें तो आगे अगर बीजेपी को कुछ करना होगा तो वो सम्राट चौधरी में अपना पूरा पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कर रही है। दिलचस्प यह था कि वहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे और आमतौर पे ऐसा नहीं होता। आपने पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ कई मुलाकात की, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन वहाँ पर ललन सिंह केंद्रीय मंत्री वो वहाँ मौजूद थे। ऐसे तो यह शिष्टाचार मुलाकात इस लिहाज से थी कि बिहार चुनाव में जीत के बाद पहली बार ये आ रहे थे, तो पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मिलना, अमित शाह वाला तो शुद्ध शिष्टाचार था। पीएम मोदी से जो मुलाकात हुई है उसमें जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिल पाई कि इस बार जैसे आप देखें तो बिहार में जो मैनिफेस्टो था वो एनडीए का मैनिफेस्टो था, बीजेपी का नहीं था, जेडीयू का नहीं था। ऐसा पहली बार हुआ था, हमेशा वो लोग अलग अलग करते थे मैनिफेस्टो। तो वहाँ पर उन मैनिफेस्टोज़ को आप चुनाव तो जीत गए, अब ज़मीन पे कैसे उतारें, उसके लिए केंद्र सरकार की कितने सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि पैसे चाहिए होंगे। जैसे महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये दे देना और उसके बाद अपने बैलेंस शीट को भी ठीक रखना, ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। तो वहाँ पर केंद्र सरकार के बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। वो नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से कहा, पीएम मोदी ने भरोसा भी दिया कि जिस लेवल पे जिस सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार देगी। लेकिन जो हिजाब कंट्रोवर्सी हुई, जो एक लड़की का हिजाब जो उन्होंने पूछ किया, ये क्या है, तो इससे बीजेपी अनकंफर्टेबल नहीं थी? निश्चित तौर पे बीजेपी इससे खुश तो बिल्कुल नहीं थी और वो असहजता थी, लेकिन हमने कुछ नेताओं को इस पर टटोला भी, जो गंभीर नेता जो बयान दे देते हैं तो छोड़ दीजिए कि चलो बयान में तो आपने सपोर्ट कर दिया नीतीश कुमार को या जो कुछ भी, लेकिन गंभीर नेताओं को ये कहना था कि ये तो जेडीयू को भी सोचना होगा कि इसको क्या करें, क्योंकि ये आसान चीज़ नहीं था। लेकिन पीएम मोदी या अमित शाह से मुलाकात में इस तरह की चर्चा हो, ये दूर दूर तक कल्पना से भी परे, इस बात का कोई मतलब नहीं था या कोई ऐसा इशू भी नहीं था। जैसे जेडीयू की तरफ से भी ये बता दिया गया था कि भाई एक पुत्री को पिता जैसे जिस तरह से करते हैं कि भाई सब कोई अपना चेहरा दिखा रहे तुम क्यों नहीं दिखा रही, वो उस तरह की चीज़ें थी। और एक यूनाइटेड स्टैंड तो दोनों को लेना ही पड़ेगा, यूनाइटेड स्टैंड तो आपको रखना ही होगा कि अपने मुख्यमंत्री को आप कैसे एम्बेरस कर सकते हैं। आज जो दूसरी चर्चा बहुत ज्यादा चली वो थी कि इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद और माना जाता है प्रियंका जी के ज्यादा करीब हैं, और उन्होंने ये कह दिया कि प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बना के देखो तो फिर बांग्लादेश जैसे हाल नहीं होंगे और ठीक जवाब दे देंगे। वो इंदिरा गांधी की पोती हैं, नाम में गांधी लगा है और वैसी ही शख्सियत है उनकी। और फिर बाद में जब इसको बीजेपी ने उठाया कि ये तो प्रियंका को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो फिर उनको सफाई देनी पड़ी कि नहीं, नेता तो हमारे राहुल गांधी ही हैं। तो ये आज कुछ मतलब ये है मजेदार बात, लेकिन दबाव को सफाई देनी पड़ी, ज्यादा इंटरेस्टिंग। हाँ, उसमें दो चीजें हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, एक तो पहले इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी, ये दोनों प्रियंका गांधी कैंप के नेता माने जाते हैं, प्रियंका गांधी के बेहद खास खास। और इमरान मसूद को अगर आप देखें तो कहा यह जाता है कि उनके पॉलिटिक्स को प्रियंका गांधी ने बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने जो इस बात को कहा है सौरभ, अगर कोई इंटरनल सर्वे करा लीजिए तो कांग्रेस पार्टी के अधिकांश लोग इस बात पे हामी भर देंगे कि हाँ उनकी भी इच्छा ऐसी ही है, वो भी ऐसा मानते हैं कि प्रियंका जी लीड करें, क्योंकि प्रियंका गांधी के लीडरशिप में उनको भरोसा दिखता है। और उसकी वजह यह है कि राजनीति की जो सामान्य चीज़ें होती हैं, राहुल गांधी उस पर उन नेताओं की अपेक्षा पे बिल्कुल खरे नहीं उतरते और उसमें कई सारे सवाल जो कि एकदम ओपन सीक्रेट हैं, ऐसा नहीं कोई छुपी हुई बात है। जैसे पार्लियामेंट के पिछले सेशन की बात कर लें सौरभ, सेशन चल रहा है, आप LOP हैं बाहर, 5 दिन के लिए विदेश आप चले गए, पर्यावरण जिस पे केंद्र सरकार को आप बहुत घेर सकते थे, आपने एक हाउस में उठ के कहा कि पॉल्यूशन पे डिस्कशन होना चाहिए, आप बाहर। वंदे मातरम पे डिस्कशन हो रहा है, सोनिया गांधी का इंस्ट्रक्शन ये था कि वंदे मातरम पर हमें डिफेंसिव नहीं जाना है, बहुत ऑफेंसिव जाना है, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बीजेपी खराब नैरेटिव चलाती है। प्रियंका गांधी उस पर वक्ता होंगी और प्रियंका गांधी हाउस में बोल रही हैं, राहुल गांधी हाउस से निकल के चले गए कहीं और। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि राहुल गांधी अपने नेताओं को, अपने सांसदों को भी उस रूप में कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं जो कि उनको करना चाहिए। एक चीज़ और देखें आप सौरभ, SIR पे जब डिबेट हो रहा था तो SIR के डिबेट में कांग्रेस पार्टी तब वॉकआउट नहीं की जब राजीव गांधी पर अटैक हुआ,
जवाहरलाल नेहरू पे कब अटैक वॉकआउट आप कर रहे हैं, जब घुसपैठिए की बात की जा रही है, जब अमित शाह बोल रहे थे, जब अमित शाह बोला घुसपैठिए का मुद्दा उठा रहे हैं, तो घुसपैठिए के मुद्दे पे आप कैसे बाहर जा सकते हो? वो प्रियंका जी की जो स्पीकर की चाय पार्टी में जाना हुआ और मोदी जी से जो बातें हो रही थी और बड़ा खुशनुमा सा माहौल वो बना हुआ था, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि राहुल गांधी तो कभी नहीं गए ऐसी पिछले कई बार से शुरू हो गए थे, पिछले कई बार से वो नहीं जा रहे थे। अब इसमें अभी आप सौरभ देखें कि अब अगर स्पीकर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति तो है नहीं, कोई पॉलिटिकल पद नहीं है, आरोप दोनों ही पक्ष लगाते रहेंगे, जब ये वो अपोजिशन में होंगे तो लगाएंगे, ये अपोजिशन में तो लगाएंगे। इस बार दिखा भी कि नहीं, जो ये चीज़ ये लोग कह रहे थे वो पूरी की गई। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था को आप ठेंगा दिखा रहे हैं तो देश के युवाओं को, देश के लोगों को क्या मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं? जाके अपनी बात कह सकते हो। प्रियंका गांधी को देखिए, वो शार्पनेस उनकी थी कि उन्होंने न सिर्फ चुना, बात क्या हो रही थी, और बात जैसे स्टार्ट हुई कि वहाँ पे सौरभ की एक तो बैठी वहाँ पे सामने बहुत इजी वे में ताकि बातचीत हो सके। एक बैठक आपको याद होगी कि जब उसमें चले भी गए थे राहुल गांधी तो दोनों एकदम तने तने वैसी वाली तस्वीर आई थी। प्रियंका गांधी ने स्टार्ट ही किया कि 3 देशों का आपका दौरा रहा प्रधानमंत्री जी, कैसा रहा? जाहिर तौर पे वो बीजेपी नेता से नहीं पूछ रही थी, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रही थी। पीएम ने उनको बताया कि दौरा कैसा रहा। उसके बाद पीएम ने उनसे कहा कि वो वायनाड का जो ब्लू टर्मरिक है, हल्दी, वो गले में आपको फ़ायदा कर रहा है। प्रियंका गांधी वो ब्लू हल्दी का सेवन कर रही हैं। तो प्रियंका गांधी हंसी और बताई कि हाँ मुझे तो ये सूट कर रहा है, और मुझे राहुल जी ने बताया था इसके बारे में। पीएम ने फिर बताया कि हाँ ऐसी हर्बल चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। उसके बाद लैंग्वेज को लेकर कुछ बात हुई तो प्रियंका ने कहा कि तमिल लैंग्वेज तो बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी कठिन है सीखने के लिहाज से। मैंने सीखने की कोशिश की थी लेकिन मैं एक ही लाइन सीख पाई। पीएम ने तुरंत पूछा कि कौन सी लाइन आपने सीखी? और ये तो शुरुआत तब हुआ जब तमिल के नेता आए तो वहाँ पर पीएम ने कहा वडक्कम, तो वहाँ से इस बात की शुरुआत हुई कि तमिल में वडक्कम अभिवादन कर रहे हैं पीएम। तो प्रियंका ने बताया, तो फिर प्रियंका ने ये कहा कि मैंने जो लाइन सीखी थी मैं बताऊंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, पीएम ने इंसिस्ट किया कि आप बताइए आखिर कौन सी लाइन है। तो प्रियंका गांधी ने जो तमिल लाइन बताया उसका हिंदी अनुवाद ये था कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। शायद तभी बहुत जोर से हंसे थे प्रधानमंत्री, तभी पीएम भी ठहाका लगा के जोर से हंसे। लेकिन ये सोचिए पॉलिटिकल शार्पनेस, एक तो आप अभिवादन कर रही है, वहां पे ये मैसेज दे रही है कि कांग्रेस को वोट दीजिए वाली बात। रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बता दीजिए। आज रॉबर्ट ने भी बोला कि हाँ सभी लोग चाहते हैं कि प्रियंका आगे आए, वो तो चाहते हैं कि मैं भी आगे आऊँ। कहानी क्या है, इनको कांग्रेस कभी लॉन्च करेगी? देखिए उसमें अगर रॉबर्ट वाड्रा की अपनी इच्छा हो तो वो तो पिछला लोकसभा चुनाव एकदम से लड़ गए होते हैं और बार बार वो इस बात को कहते रहे हैं। उनसे जुड़े हुए लोग कम से कम इस बात को कहते हैं कि उनका एकदम से ये मानना है कि प्रियंका गांधी को खामखा रोका जा रहा है। प्रियंका गांधी में पोटेंशियल है कि बहुत आगे जा सकती हैं और अपने लिए भी वो राजनीतिक संभावना उसमें देखते ही हैं कि अगर प्रियंका गांधी आगे जाएंगी तो वो देखेंगे। कांग्रेस कंफर्टेबल नहीं है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहेगी उस हिसाब से। और प्रियंका गांधी को अगर आप देखें सौरभ, तो उनके स्टेचर को लेके अगर बात होती है कि किस प्रकार से वो पॉलिटिकली शार्पनेस दिखा रही हैं, पहली बार की सांसद हैं, तो कांग्रेस के लोग बिल्कुल सहमत नहीं होते और वो ये कहना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग सहमत नहीं होते जो राहुल गांधी कैंप के करीबी हैं, कि ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये तो बीजेपी का नैरेटिव है, जर्नलिस्ट भी ऐसी बात कर रहे हैं। इस तरह से वो अनइजीनेस दिखाते हैं। लेकिन अगर जो कांग्रेस के न्यूट्रल लीडर हैं, जो दोनों में से किसी कैंप में नहीं है, उनसे अगर बात कीजिए तो वो सीधे सीधे कहते हैं कि हाँ प्रियंका गांधी लीडर हैं। और प्रियंका गांधी सौरभ बीजेपी नेताओं के साथ भी जैसे दिखाती हैं अपना बिहेवियर, जैसे संबित पात्रा ने रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी पे कितना अटैक किया होगा, और संबित पात्रा के साथ प्रियंका गांधी को देखिए आमने सामने एकदम प्रॉपरली ग्रीट होता है, एक दूसरे का अभिवादन। तो ये प्रियंका गांधी में राजनीतिक समझ है। वैसे तो देखिए हम देवेंद्र के साथ घंटों बात कर सकते हैं, इनके पास इतनी खबरें होती हैं, लेकिन समय का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। तो आखिरी बात, आज जो ये प्रोटेस्ट हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद, खासतौर पर जैसे एक हिंदू युवक की हत्या की गई, तो जितना तीखापन हमने और तीव्रता इसमें देखी, आज कोलकाता में हो, भोपाल में हो या यहाँ दिल्ली में हो, बैरिकेड, मतलब हज़ारों की भीड़, बैरिकेड्स फाने जा रहे थे, गिराए जा रहे थे, इस सब के पीछे क्या संघ और भाजपा है? देखिए इस मुद्दे को लेकर निश्चित तौर पर संघ बहुत ज़्यादा आक्रामक है और पूरी दुनिया में, भारत ही क्यों पूरी दुनिया में अगर हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो संघ बहुत ज़्यादा मुखर रहता है। और संघ का तो अलग अलग चैप्टर होता है, नेपाल की अगर बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, कहीं भी उनके होते हैं। तो बांग्लादेश में सौरभ, शेख हसीना के हटने के बाद जिस प्रकार से खासतौर पर वहाँ पर हिंदुओं पर अटैक शुरू हुआ, उसको लेकर संघ बहुत ज़्यादा सक्रिय, और ख़ासतौर पर पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे को बहुत सक्रियता से उठाया जा रहा है कि देखो समस्या कितनी बड़ी हो सकती है। और वो बांग्लादेशी अगर यहाँ पे आ रहे हैं बंगाल में और यहाँ पर आके घुसपैठिया बन के वोटर बन जा रहे हैं, वो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, तो इसका कितना नुकसान हो सकता है। हालांकि इसमें भी कांग्रेस ने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस तरीके का कट्टरवाद बांग्लादेश में है, जो माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ हो रहा है, वैसी हार्ड लाइन सरकार यहाँ चल रही है जो यहाँ भी माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है। तो उन्होंने एक तुलना कर दी, ये एक नए विवाद को उन्होंने पैदा कर दिया। तो
आज राजनीति की कानाफूसी में इतना ही, लेकिन हम देवेंद्र को आपके सामने लाते रहेंगे, इनका समय लेते रहेंगे ताकि आपको क्या चल रहा है भारत के राजनीतिक जगत में अंदर की बात पता चलती रहे। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका, आज इतना ही।